हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 8। और ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग फाइनली चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, न्यूमेरिकल्स, राइट। तो एक छोटा सा टॉपिक जो हमने वहां पे लेक्चर नंबर 7 करने के बाद छोड़ा हुआ था, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास, और उसी पे आपके पूरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। तो बेसिकली आज हम इस लेक्चर में पूरी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे विद एबनॉर्मल मोलर मास। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखो भाई क्या है ये हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। तो बच्चे देखो, अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 7 इसी चैनल का आप देख के आओ, फिर आपको बहुत ही इजी वे में ये वाला लेक्चर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कहां पे, लेक्चर नंबर 7 में। तो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इन्हें हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। और हमने यहाँ पे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो हमने लेक्चर किया था उसमें। दैट वाज फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ठीक है, जो हमने निकाले हुए हैं। तो हमने यहाँ पे डेराइव किया था व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला आया था P1 नॉट माइनस PS अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू x2 या chi2, एंड ये हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। तो ये फॉर्मूला आपने देखा था बच्चे, इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर ओपन करके वेरी डाइल्यूट के लिए निकालते हैं तो फाइनल फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जो हमारा कैलकुलेशन को भी इजी करता है। दिस विल बी इक्वल टू W2 अपॉन में M2 इंटू W1 और ऊपर M1। सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला तैयार हो जाता है फॉर द टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां बच्चे आपने क्या फॉर्मूला देखा था, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। KB क्या था यहाँ पे, मूलल एलिवेशन कांस्टेंट है ना, मूलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसके अलावा इसका नाम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी होता है, दैट वी हैड ऑलरेडी डन। तो ये डेल्टा TB जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इसे पहले क्लियर कर लो, क्योंकि आज हमारा पर्पस जो है वो न्यूमेरिकल्स का ही है, पर इसका एप्लीकेशन पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब बेसिक क्लियर है, राइट। नेक्स्ट देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला भी क्या है, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है, ये हमारा बन गया। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, डेल्टा TF किसके बराबर होता था, याद करो भाई खुद, आपको बताया था मैंने, TF नॉट माइनस TF के बराबर होता था। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था किसका, डेल्टा TF का, ठीक है। डिफरेंस दोनों में क्या है, फॉर्मूला लगभग सेम है, साथ में इसको याद करो, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि अगर तुमने डेल्टा TB लिया तो तुम्हें TB माइनस TB नॉट करना होगा। TB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होता है, और TB नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाता है। नाउ वी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारा आया था पाई इक्वल्स टू CRT। बच्चे यहाँ पे C क्या था, C यहाँ पे मोलालिटी नहीं है, दिस इज मोलारिटी। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ऊपर वाले टर्म में मोलालिटी है, यहाँ पे है मोलारिटी, इसीलिए हमने देखा था कि ये मेथड और मेथड से बेटर मेथड माना जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मासेस, राइट। तो मैं इसको और ओपन करके लिखूं तो मैं कैसे लिख सकते हो, पाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया आपका N2 अपॉन में N2 बाई V R इंटू T। और अगर इसे और ओपन करके लिखेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक दैट, N2 अपॉन में M2 इंटू V। अगर ये लीटर में है, ये लीटर में होना चाहिए, अगर ये ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा, राइट, RT। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन के आता है किसका, पाई का। तो पाई इक्वल्स टू हमारा WT। आप एक चीज नोटिस करो भाई, इन चारों फॉर्मूलाज में क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, इन चारों फॉर्मूलाज में आपको दिखाई दे रही है, सिंपली यू कैन एनालाइज फ्रॉम हियर। यहाँ पे देखो कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका मोलर मास से कैसा रिलेशन है, चेक करो भाई।
जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनका मोलर मास से कैसा रिलेशन है, तो इन ऑल दीज केस वी कैन सी दैट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला रखूंगी तो ये भी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये भी मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वी कैन रिलेट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में और मोलर मास में रिलेशन देखो तो ये ऑलमोस्ट हमारा, और वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास का जो रिलेशन है वो उसका अपोजिट होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे कंसेप्चुअली क्लियर करनी है। नाउ व्हाट इज एब्नॉर्मल मोलर मास? ठीक है, क्या कहता है ये कंसेप्ट? लेट अस स्टार्ट। तो ये कहता है कि अगर मैं मान के चलती हूँ कि जो भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाली हैं तो ये सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है बच्चे? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हम कंपाउंड ले रहे हैं उस केस में डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा, तो ये हमारा जो पैरामीटर है ये हमारा करेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा, और करेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी तभी तो हमारा मोलर मास ही सही निकलेगा। अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से? वी जस्ट कैलकुलेट मोलर मास। तो अगर हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल ठीक होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ठीक आएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक आएगी तो फिर हमारा मोलर मास हम ठीक निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम लोग देखें, हम नोटिस करें तो ये एब्नॉर्मल मोलर मास से क्या मतलब है? अगर मान लो मैं आपसे कहती हूं, मैं इसकी डेफिनेशन आपको भी रीड कराऊंगी, सिंपल देखो। अगर मैं आपसे कहती हूं आपके पास ग्लूकोज है या फिर NaCl है, ठीक है। अब ग्लूकोज को आपको पता है कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन NaCl तो एक इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चे ध्यान दो यहाँ पे, तो NaCl क्या होगा? NaCl आपका टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इट इज एक ही रहेगा ग्लूकोज का। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम तो मान के चल रहे थे हमने एक NaCl लिया हुआ है, लेकिन ये कितने नंबर्स में टूट गया? ये 2 आयंस में यहाँ पे आयोनाइज हो गया। ओके, तो अगर मान लो मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में एसोसिएशन हो जाता है या फिर डिसोसिएशन हो जाता है तो डायरेक्टली हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंपैक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो सोचो, मान लो अगर उसमें डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा? जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे हमारा कम होगा। तो इस तरह यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो मैं कहूं एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके कम हो जाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कम हो जाएगी, लेकिन मोलर मास क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। पर हम तो एज्यूम करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, लेकिन वहां तो अंदर अंदर ये चीजें चेंज कर देंगी वैल्यू को। तो यहीं से कंसेप्ट आता है एब्नॉर्मल मोलर मास का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलर मास ऑब्टेन्ड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट इज इनकरेक्ट इफ देयर इज एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, यानी कि कहना चाह रहे हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है या पार्टिकल्स होता है, तो उस केस में जो मोलर मास हम लोग निकालते हैं फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हमारा करेक्ट नहीं आता। तो सच मोलर मासेस आर कॉल्ड एबनॉर्मल मास। तो जो मोलर मास निकल के आते हैं दैट विल बी नेम्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। फॉर एग्जांपल, acetic acid dimerize in benzene due to hydrogen bonding, so the number of molecules in solution decreases, hence colligative property decreases and molar mass increases। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंजेस आते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बदल गई तो मोलर मास की वैल्यू भी नॉर्मल ना आके एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ पे आएगा। सो हाउ कैन वी करेक्ट दैट, है ना? कैसे हम इसको रिमूव करें, इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करें? तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वॉन हाफ है। वॉन हाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, एंड दिस इज नोन एज वॉन हाफ फैक्टर। ध्यान समझना। तो वॉन हाफ ने कहा कि हम एक फैक्टर ले लेते हैं आई, और इसे हम कहेंगे वॉन हाफ फैक्टर। ये उनके नाम पे नाम दिया गया। उन्होंने कहा ये कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इन्होंने इसका फॉर्मूला डिड्यूस किया कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो आई फैक्टर है ये हमें बताएगा, क्या बताएगा? इसको देखो हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना? ये क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब ये एक रेशियो होगा जो ये बताएगा कितने पार्टिकल आपके आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन थे और कितने पार्टिकल आपके बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन थे, ये उसका रेशियो बताएगा। तो इसके यहाँ पे हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, या फिर
अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हम आई को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारा ऑब्जर्व डेटा आ रहा है और जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे उसका रेशियो। अगर मैं मोलर मास से करूंगी तो बच्चे इस फॉर्मूला को देखो, रिलेट करके पढ़ो, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्व्ड आया, जो हमारा ऑब्जर्व्ड आया कैलकुलेटेड नहीं है, जो हमने थ्योरेटिकली निकाला है वो हमारा नॉर्मल मोलर मास है, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्व मोलर मास होगा वही एबनॉर्मल मोलर मास होता है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है तो एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ पे नीचे है। तो इन तीनों फॉर्मुलाज को आपको समझना है। अब सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं सिंपली। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस को ले लेती हूँ सो दैट आप इस बात को और अच्छे से समझ पाए। देखो भाई सिंपली, सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, हम यहां पे कंक्लूड करते हैं कि जो आई है आपका, ये क्या है आपका, वांट हाफ फैक्टर है, राइट। आई क्या है आपका, दिस इज योर वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर है, ठीक है। ये हमारा सिंपली हमने डिफाइन किया। अब आई की वैल्यू हमने क्या देखी, या तो मैं इसे कह रही हूं, मैं सिंपल एक इस तरह से डिफाइन कर रही हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। या तो मैं इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकती हूं सिंपली, या फिर व्हाट कैन वी डू, यहीं पे लिख देते हैं पहले हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। या फिर बच्चे इसको दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने न्यूमेरिकल में आपको तीनों केसेस समझाऊंगी, ठीक है। या मैं कह रही हूं यहाँ पे आप लिखो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना भाई, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ वरना बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट है, ये हमने तीसरा फॉर्मूला क्या निकाला था, नॉर्मल मोलर मास। अभी मैं तीनों फॉर्मूलाज का आपको यूज बताऊंगी, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। बस इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की यहाँ पे कोशिश की गई, एबनॉर्मल मोलर मास। बच्चे अब ध्यान देना, अगर हमारे पास यहाँ पे तीन केसेस हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, तो इस केस में हमारी बच्चे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इस केस में हमारी होगी सिंपली 1, रिमेंबर दैट, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इस केस में आपकी आई की वैल्यू 1 होगी। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1, और थर्ड केस एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। ये तीन केसेस आपको क्लियर करने हैं अगर आपका कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा। अब बच्चे आपके मन में आएगा कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्वेश्चन में अगर आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो तुरंत आपको समझ जाना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट बच्चे क्या होता है। जैसे मान लो शुगर है, अगर मैं बात करूं ग्लूकोज है, यूरिया है, तो आपको लिखा जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड। अगर आपको ये दिखाई देता है तो आपको आई की वैल्यू वहां बनी होगी, लेकिन अगर आपका डिसोसिएशन होगा तो आई मोर देन 1 होगा, एसोसिएशन है तो आई बेसिकली आपका लेस देन 1 होगा। इनके केसेस सिंपल है, अगर मान लो आपको NaCl दिया हो, KCl दिया हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया हो, तो इस केस में क्या होगा बच्चे, डिसोसिएशन होगा। और अगर मेरे पास कोई एसिड दिया हो, एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड रहती है जिससे हमारा कुछ केसेस में डाइमर बनाता है। अभी से हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पहले, ये वाला एग्जाम्पल जो आपको दिया गया था यहाँ पे कि एसिटिक एसिड डाइमराइज, तो ये कंडीशन दी जाएगी आपको, तो ठीक है। मैं राइट हियर कि डाइमर फॉर्मेशन कहीं दिया गया है आपको, ट्राइमर फॉर्मेशन कहीं दिया हुआ है, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ तो आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन में आपको कोई आयनिक कंपाउंड है तो हो जाएगा, एसोसिएशन में तुम्हारा कोई ये वाला ऐसे मॉलिक्यूल ये वर्ड्स दिखाई देंगे तो आप समझ जाना यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, राइट। ये सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आपको समझना है, क्योंकि बच्चे इस पार्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसीलिए प्लान किया है
कि कैसे आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं, आप उस चीज को फोकस करो और डेफिनेटली आप इसके न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे, ठीक है। पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो हमें देखने हैं। तो आपने आई के बारे में समझा कि आई हमारा क्या बता रहा है। ये हमारा बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जो एबनॉर्मल मोलर मास के कंसेप्ट को करेक्ट करने के लिए, लाइक हमारा जो एबनॉर्मल मोलर मास आ सकता है, अगर हम आई इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसमें हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो रिजल्ट आएंगे वो एकदम करेक्ट आ जाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ कैन वी मॉडिफाई द फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ आई। ठीक है बच्चे, तो सिंपली जो आपने फॉर्मूलाज निकाले थे, आपने उस फॉर्मूले में क्या करना है, उन फॉर्मूलाज में आपने आई को यहाँ प्लेस कर देना है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन आपको केस में दिया जा रहा है क्वेश्चन में, आपने केवल आई को इंट्रोड्यूस कर देना है और आई की वैल्यू आप पुट कर देंगे। आई की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा जो भी कंपाउंड आपको दिया है। मान लो उन्होंने कहा है NaCl है, तो आपको पता है NaCl कितने में आयोनाइज होता है, Na प्लस और Cl माइनस। अब वहां से डायरेक्ट आई की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2। मान लो उन्होंने कहा है MgCl2 है, तो कितने में टूटेगा ये, Mg2 प्लस 2Cl माइनस, कितने आयंस में टूट रहा है। तो आई की हम ये मानेंगे कि 100% आयनाइज हो रहे हैं, 100% डिसोशिएट हो रहे हैं, कंप्लीट डिसोशिएशन होगा। आपके लिए वर्ड दिया जाएगा कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है, या फिर वो आई की डायरेक्ट आपको वैल्यू ही दे देंगे। तो बच्चे ये कुछ हिंट्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है तो आपने आई की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे लिख लेनी है, अदरवाइज आपको दिया जाएगा कि आई की वैल्यू इतनी है, या फिर डिसोशिएशन। अभी मैं आगे बात करूंगी इसमें क्या और चीज आपको दी जा सकती है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को और स्मार्ट बनाने के लिए, राइट। देखो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने आई लगा दिया, ये आई लगा दिया और ये आई लगा दिया। तो नाउ वी हैव दिस फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमने फॉर्मुलाज निकाले थे, दैट्स ओके। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने डेरिवेशन समझे थे, फिर हमने जो फॉर्मुलाज निकाले थे वो हमारे नॉर्मल फॉर्मुलाज थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि अगर हमारा ये जो हम मेथड हम पढ़ रहे हैं, इससे हमारा रिजल्ट गलत आता था कई बार एबनॉर्मल मोलर मास वाले केसेस में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, करेक्ट फॉर्मुलाज हमारे अभी ये होंगे जिसमें हम आई इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको यही फॉर्मूला पढ़ना है ना। वो जो फॉर्मूला है वो हमारे पहले डराइव करने होते हैं, लेकिन उसके साथ आई इंट्रोड्यूस करना मस्ट हो गया, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड जो भी हमने लिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे ये टेबल क्या दिखा रही है बच्चे, ये मैंने सिर्फ आपको एक चीज दिखाने के लिए यहाँ पे प्लेस किया, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, कि देखो भाई कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो ये जो हमारे पर्टिकुलर NaCl है इसके लिए वैल्यू कितनी है 2, KCl है इसके लिए वैल्यू कितनी है 2 आई की, MgSO4 के लिए वैल्यू कितनी है 2, K2SO4 के लिए कितने आयंस में टूटेगा 3। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, जो हम अपने आप भी रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रही हूँ, जो कि मतलब अभी लेटेस्ट ही कुछ सालों में काफी पॉपुलर है, जेईई भी कई बार पूछती है, और ये क्वेश्चन वैसे भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। नीट के लिए भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है। तो देखो इसमें आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को इग्नोर मत करो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। ये इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या कहता है, मैं इसे स्मार्ट पॉइंट में यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का जो मैं कंसेप्ट बताने जा रही हूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए 0.1, 0.01, 0.001 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। और आप नोटिस करो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन आई, 1.87 था, 1.94 था, 1.97 था। मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होती जा रही है, इट बिकम्स मोर क्लोजर टू कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितनी डाइल्यूट यानी कि कम होती जाएगी, उतना ज्यादा ये मोर कंप्लीटली आयोनाइज होना शुरू कर देगा। तो दैट इज द पॉइंट, कि अगर तुमसे कभी कंफ्यूज करने की कोशिश करें कि कॉन्सेंट्रेशन का कैसे इफेक्ट होगा आई की वैल्यू पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना डाइल्यूट होगा उतनी आई की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। तो ये पॉइंट अपने ध्यान से करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। अब मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगी। आई हैव टेकन ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो चीज आपको करनी है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने ये 4-5 क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाली हूँ ये कर लिए, तो उसके बाद आप इनके इस टॉपिक पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है केमिस्ट्री के लिए बच्चे जिसमें क्या होता है, बच्चों को एक बार उसे समझना होता है, और उसमें लेकिन हर कंसेप्ट दिया जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो यू कैन डू इट, ओके। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए एनसीईआरटी के, ताकि आपका साथ के साथ एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कवर हो जाए और आप पे खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। आप बुक खोलो, बुक में आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे एंड यू कैन इजीली डू इट, राइट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन में हम शुरू करेंगे। अच्छा, बिफोर दैट एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगी। ये अभी हमने आई के बारे में समझा है, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, लेकिन फाइनल एक छोटा सा टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मैं उसको यहाँ पे लूंगी,
क्योंकि न्यूमेरिकल उस पे आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उस टॉपिक को भी लेंगे। व्हाट इज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चे हमने यहाँ पे एक चीज देखी, हमने देखा कि एसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएशन हो सकता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम बच्चे यहाँ पे डिनोट करेंगे विद दैट ऑफ अल्फा। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे हम इसको रिलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला एक सिंपली बना लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। और क्या है वो फॉर्मूला, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन के लिए, आप लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू i-1 अपॉन में n-1। आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सिंपल अगर हम देखते हैं कोई मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है तो यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन दी हुई है, आप चाहो तो देख लो इसको। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। आप होपफुली दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसको यहां बताती हूँ कैसे निकल के आता है ये। सिंपली देखो, जैसे मान लो KCl है, वो आयोनाइज हो गया आपका K प्लस में और Cl माइनस में। तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा, इनिशियली अल्फा था, ये 0 था। अल्फा इसमें से आयोनाइज होगा या डिसोशिएट हुआ तो ये क्या हो गया, दिस इज 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग ये I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। I इक्वल्स टू ये हमारा आफ्टर डिसोशिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1 हो गया। तो यहां से हम इस फॉर्मूले को निकालते हैं। और क्या था वो फॉर्मूला भाई, मैं फिर से यहां लिखना पड़ेगा, मैं इसको अंडू कर देती हूँ। ओके फाइन, देखो तो ये अल्फा का हमारा फॉर्मूला था जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला आपको याद करना है फॉर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में आपका ये वाला फॉर्मूला बनता है अल्फा इक्वल्स टू i-1 अपॉन में n-1। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एसोसिएशन, अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो सिंपली यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो वही करेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। तो इस फॉर्मूले को पुट करके हमारा यहाँ पे I का फॉर्मूला आ जाता है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला n। अगर हम इसमें देखें तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मैं रिलेट करके बताती हूँ आपको, i-1 अपॉन में n-1 है। इस तरह अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट कैन वी डू, i-1 अपॉन में 1 बाई n-1। कुछ बच्चे कहेंगे ये n क्या है मैम, n की वैल्यू क्या बता रही है। तो डिसोसिएशन में अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे पास NaCl है, तो NaCl किस में टूट रहा है, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो इस केस में n आपको 2 लेना है। अगर आपके पास K2SO4 है तो K2SO4 में ये कितने में टूट रहा है, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इसमें आपको n की वैल्यू 3 लेनी है, जितने में टूट रहा है। कोई आपके पास सिंपल एसिड है CH3COH, तो ये किस में टूटेगा, CH3CO माइनस और H प्लस। तो इसके लिए आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, 2 ले लेनी है। तो ये हमारा कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। n की वैल्यू अल्फा आपसे पूछा जाएगा, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है, और I हमारा बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर बताता है, राइट। तो ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी n क्या है, अगर वो डाइमर बना रहा है तो n2, ट्राइमर बना रहा है तो n3। सिंपली हम इसको यूज करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी अप्लाई दैट। तो अल्फा जैसे ही आपका आ जाता है, पहले मैं एक फाइनल फॉर्मूला और बता देती हूँ। तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालता है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू एक जनरल फॉर्मूला लगाते हैं C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाए तो अल्फा निकाल के आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। कभी कभी क्या देते हैं, K दे देते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू हम क्या निकालेंगे, √KA अपॉन में C। इस फॉर्मूले को यूज करके हम अल्फा निकाल लेंगे। C क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन। ये अगर आपकी मोलैलिटी दी होगी तो आप इसे यहाँ पे मोलैलिटी ही रखेंगे। किसी भी मोलर सॉल्यूशन के लिए देखेंगे तो आप यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू रख देंगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलैलिटी के टर्म में तो मोलैलिटी रखेंगे, अगर मोलैलिटी निकाली हो तो मोलैलिटी रखेंगे, राइट। तो ये हमें मेथड्स यहाँ पे फॉलो करने होते हैं अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन पूछी जाएगी तो वी नीड टू फॉलो दीज फॉर्मूलाज, राइट। चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं हम लोग। तो देखो सिंपली बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius assuming that it is completely dissociated। लिखा है ना बच्चे यहाँ पे completely dissociated। इसका मतलब हम क्या लेंगे कि K2SO4 है आपके पास जो कि तुम्हारा completely टूट रहा है, तो इसका मतलब 2K प्लस और SO4 2 माइनस हो गया। तो I की वैल्यू आपके लिए यहाँ पे हो गई 3। होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, आई राइट फॉर्मूला फर्स्ट। तो पाई इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, CRT, और मैं इसे और ओपन करके लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, N2 बाई VRT, और N2 की जगह अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो मैं लिखूंगी पाई इक्वल्स टू, आई राइट हियर पाई इक्वल्स टू W2 अपॉन में M2 इनटू V, इफ इट इज इन ml, अगर ये ml में है तो हम ऊपर वहां पे 1000 लेंगे, इंटू R इंटू T इंटू 1000। तो दिस विल बी अवर फाइनल फॉर्मूला, राइट, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अब ध्यान देना क्या डिफरेंस है, जनरली तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन आपको पता है इन्होंने क्या दिया है, कंप्लीटली डिसोशिएटेड, मतलब यहाँ पे आई का फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। ये मुझे देख के ही कंपाउंड पता चल रहा है, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने ध्यान देना है, क्योंकि वहां वाले न्यूमेरिकल्स में आपने देखा था पाई इक्वल्स टू CRT लेक्चर नंबर 7 में, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंप्लीट डिसोशिएटेड, तो मैं यहाँ पे क्या प्लेस करूंगी, आई। तो हर जगह यहाँ पे आई का फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा। अगर आपने आई इंट्रोड्यूस नहीं दिया किया तो आपका न्यूमेरिकल पूरी तरह से गलत हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आते हैं सिंपली। तो लेट अस चेक इट्स सोल्यूशन, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, लेकिन फाइनल आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसे चेक करो। आई की वैल्यू दी हुई है, सारे डेटा दिए हुए हैं, आर दिया है आपका टी। अब कुछ बच्चे कहेंगे आर क्या है, तो आर बच्चे वो क्लास 11 से जो पढ़ते हो वही आर है। प्रेशर जब भी होता है तो हम इसको जनरली लीटर में लेंगे, बार लीटर ATM वाले यूनिट में लेंगे या फिर बार वाली यूनिट में लेंगे, ठीक है। 8.314 वाली वैल्यू नहीं यूज करते यहाँ पे, हम या तो बार वाली ATM वाली लेंगे या फिर बार वाली लेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, और मे बी दिया होगा आपको पेपर में। चलो लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई दिया है आपको 2.47, हो गया काम, मतलब आई लगेगा। डिसॉल्व इन 2.5 लीटर, अच्छा लीटर में वॉल्यूम दे दिया आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे दिया ATM में, और आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया। आपको अमाउंट पूछा है, तो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। पाई इक्वल्स टू आई इंटू W2 अपॉन में M2 इंटू वॉल्यूम, दिस इज इन लीटर, और ऊपर आ गया आपका R, ऊपर यहाँ आ गया T। तो T आपको ध्यान रखना है केल्विन में बदलना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कितना हो गया, 27 प्लस 273, एंड दिस विल बी 300 केल्विन, ठीक है। इसकी R की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, दिस इज द यूनिट, राइट। ये चीज आप पढ़ते हैं ऑलरेडी। पाई क्योंकि इन्होंने ATM में दिया हुआ है, कितना दिया है पाई, 0.75 ATM। M2 इन्होंने कौन सा कंपाउंड है, CaCl2, तो M2 आप निकाल लेंगे CaCl2 के लिए, कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 35.5, यू कैन सॉल्व इट, है ना। इसे सॉल्व करेंगे और फाइनली आई की वैल्यू आपको दी गई है 2.47। आई थिंक सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, एवरीथिंग इज गिवन, है ना, सब कुछ दिया गया है। तो अगर हम लोग करेंगे तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो इसका सोल्यूशन कैसे है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और ये यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो बेसिकली आप इससे डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस है, एक बार समझो कंसेप्ट को तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे आपको वो जो आई वाला कंसेप्ट है पूरा सिखाऊंगी, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। पहले हम इजी वे में करेंगे, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ उसको थोड़ा समझना है, क्योंकि ये नहीं कि आपको, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आई की वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी में अलग मेथड्स होते हैं, हम ट्रिक वाइज अलग करते हैं, पर हम जनरल से सीखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। मैं आपको इजी वे बता देती हूँ, इजी वे से कैसे करना है, बाकी चीजें आप अपने आप से एनसीईआरटी से देखोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to this. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया आपको। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर, ठीक है बच्चे। आ गया यहाँ पे परसेंटेज एसोसिएशन का सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर का परसेंटेज एसोसिएशन का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। मतलब क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, वो अल्फा पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं वो, अल्फा। लेकिन यहाँ पे अल्फा क्या है, दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट, दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये क्लियर रखना। अब क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, तो नेचुरली हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टीएफ वाला, क्योंकि डिप्रेशन की बात हो रही है तो टीएफ वाला फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा आई, के एफ आपका दिया हुआ है, मोलालिटी को हम लोग ओपन कर लेते हैं, W2 अपॉन में M2,
इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द यहाँ पे मोलैलिटी में वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती, तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, क्योंकि मोलैलिटी नहीं है, ये हमारा मोलैलिटी है। तो W आपका दिया गया है जो भी ग्राम हो गया, ऊपर 1000 हो गया, तो ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब क्या पूछा है इन्होंने बच्चे, तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले यहाँ से सब कुछ दिया हुआ है, आप I कैलकुलेट करो, यू कैन कैलकुलेट I फ्रॉम हियर। I जब आ गया तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन में 1 बाई n माइनस 1, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। n कितना होगा, सिंस ये डाइमर बना रहा है, और अगर ये डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यू कैन डायरेक्टली सॉल्व बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, इसे डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इसके दो मेथड्स और भी होते हैं, जैसे I को हम डिफरेंटली निकालते हैं, I को हम डायरेक्ट निकालेंगे, पर अभी इस लेक्चर में उसको सॉल्व कराने का कोई लॉजिक नहीं है, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करो। अगर आपको अलग से उसको भी सीखना है मेथड को, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, डेफिनेटली आई विल टेक टाइम एंड डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ओके। तो पर अभी आपने सिंपल मेथड से करना है, आप इसको डायरेक्ट करो, ओके। नाउ ये देखो इसमें पूरा मेथड सॉल्व है, मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, कि आपको लग रहा होगा ये इन्होंने इतना लंबे मेथड से क्यों किया। बच्चे ये पूरा मेथड जो ये कर रहे हैं ना, इसको हमने सम अप कर दिया है अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन में 1 बाई n माइनस 1, इस फॉर्मूले पे रख के हमने पूरे मेथड को सम अप कर दिया है। कोई जरूरत नहीं आपको ये सब करने की, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे पहले मोलर मास निकाला है, और फिर उन्होंने फॉर्मूला यूज किया है I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास दोनों को इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। एबनॉर्मल मोलर मास कौन सा हो रहा है, जब ये बिना I को रख के यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, I यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमारा क्या है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, शुरू में उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको पता है ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं जिसमें इन्होंने I को पुट नहीं किया है, ये कैसा मोलर मास है, ये एबनॉर्मल मोलर मास है। और आपको पता है कि आप कंपाउंड का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये जैसे बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, तो इससे जब हम डायरेक्ट निकालेंगे C6H5COH का, तो जो मोलर मास निकल के आता है, ये आता है 122 ग्राम पर मोल, इतना आता है अराउंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, इसे पूरा कर लेना, तो इससे हम निकाल लेंगे, फाइनली हम सॉल्व करेंगे, फिर ये जो वैल्यू आती है हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। I तक का इन्होंने दिया हुआ है कंसेप्ट, आगे बस आपको सिंपली अल्फा निकालना है। अल्फा आप इस मेथड से निकाल सकते हो I आने के बाद, राइट। तो ये हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है सोल्यूशन में, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बच्चे थोड़ा सा चेंज देखते ही घबरा जाते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन में, और ये भी एनसीईआरटी का सोल्यूशन है बच्चे, इसलिए कर लेना। इतने ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी, उन्होंने देखा पता नहीं मैम क्या दे दिया, इन्होंने तो वॉल्यूम दे दिया है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। वॉल्यूम दे दिया इन्होंने 0.6 ml एसिटिक एसिड का, डेंसिटी इन्होंने दे दी, डेंसिटी इज गिवन टू यू 1.06 ग्राम पर ml, इतनी आप इन्होंने डेंसिटी दे दी। इज डिजॉल्व इन दिस लीटर ऑफ वाटर, तो वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो कितने लीटर वॉल्यूम दे दिया वाटर का, 1 लीटर वॉल्यूम दे दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने पूछा है, दिया हुआ है, तो डेल्टा TF is given to you 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट दी वांट ऑफ फैक्टर, I निकालना है आपको और अल्फा निकालना है। बच्चे ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, अब बच्चे कहेंगे पता नहीं कहाँ से क्या मैम पूछा है इन्होंने, हम क्या करें, हम कैसे निकालें। तो ये कंसेप्ट दिया है, तो आप सोचो ना आपको कहाँ पहुंचना, आपको TF में पहुंचना, और TF निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, TF इक्वल्स टू KF इंटू आपको मोलैलिटी चाहिए, और मोलैलिटी के लिए बच्चे तुम्हें क्या चाहिए होता है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आपको क्या करना है 1000 करना है। अगर ये ग्राम में है तो ये फॉर्मूला आपको चाहिए भाई। क्या क्या दिया हुआ है आप चेक कर लो। यहाँ पे इन्होंने एसिटिक एसिड की वॉल्यूम दे दिया है और डेंसिटी दे दी है, तो इस वॉल्यूम और डेंसिटी से क्या हम W नहीं निकाल सकते, V इंटू डी करके हम यहाँ से W निकाल सकते हैं, यस और नो। हम सिंपली यहाँ से W निकाल लेंगे। M2 आपको पता है आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा जब हम इसको मोलर मास निकालेंगे। W1 कैसे निकालोगे बच्चे, 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर का मतलब हम लोग क्या लेते हैं 1000 ग्राम लेते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्ड है, इसे चेक करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना,
इन्होंने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके मास निकाला है, अपॉन में इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोलर मास ले लिया, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज किया, मोलैरिटी का, तो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स रखे, नीचे 1000 into 1 करके यहाँ पे इसका मास रखा, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला इन्होंने यूज किया। फिर इससे इन्होंने मोलैरिटी निकाल के डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज किया है। डायरेक्ट वही फॉर्मूला का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। आई विल गो बाय दिस मेथड, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। हमें पता है कि डिसोसिएशन हो रहा है तो हम I वाला मेथड यूज करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से बच्चे I कैलकुलेट करेंगे, डेल TF अपॉन में KF इंटू M करके डायरेक्ट विल कैलकुलेट I, और जब हमारा I कैलकुलेट हो जाएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन में N-1। अच्छे से प्रैक्टिस करो, आई एम वेरी श्योर, है ना, आई एम वेरी श्योर यू कैन डू दीज क्वेश्चन वेरी करेक्टली। और आप मानेंगे ये वाला जो टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 100% इस टॉपिक से भी, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया था, एक लेक्चर में वहां पे राउल्ट्स और आइडियल सोल्यूशन हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है, तो नेक्स्ट 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आता है। ये टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर है CBSE के लिए, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स के लिए प्लान कर रहे हैं, बोर्ड्स में 100% लाना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड दिस लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर सोल्यूशन, राइट। क्योंकि रीजन क्या है, इसमें हमने इसकी फाइनल समरी की है, फाइनल हमने न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और आपने कर लिया तो आपकी न्यूमेरिकल पार्ट पे कमांड हो जाएगी, राइट। ये हो गया। अब बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, पहले देखा करो क्या पूछा है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा है, डिसिशन कांस्टेंट पूछा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे और आगे बढ़ गए, I के बारे में पूछ रहे हैं, K के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो पहले हम फॉर्मूला सोचेंगे, ये हमारा इतने ग्राम दिया है, ये वाला कंपाउंड यानी कि W2 दिया है आपका 19.5 ग्राम। मोलर मास आप निकाल लेंगे, M2CH2FCOH फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे मोलर मास। वाटर का मास यानी कि W1 दिया है, दिस इज 500 ग्राम। पहले डेटा लिखा करो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF भी आपको दे दिया गया, इट इज 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। और आपको KF की वैल्यू पता होती है, यहाँ लिखी नहीं है, पर 1.86 के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे यहाँ पे, नो वरीज। बाकी क्या रह गया, तो डेल TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करके विल कैलकुलेट I फ्रॉम हियर। I जब हमारा आ जाएगा देन विल कैलकुलेट अल्फा I माइनस 1 अपॉन में N-1, N2 लेंगे, एंड फाइनली अल्फा आने के बाद K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे K निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे। खुद करो इसको, मैंने यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन भी ऐड किया हुआ है, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन चेक इट आउट, ओके। अपने आप करो और इसे सॉल्व करो, ये एग्जैक्टली फाइनल फॉर्मूला होता है, पर हम इसे शॉर्ट करके K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। सो विद दिस अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन हमने करे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट आता है, इसका भी देखो क्या पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, K दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, K दिया हुआ है तो K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर से अल्फा निकाल लो, K बाई C, ठीक है। KF आपका दिया हुआ है, और क्या दिया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है, सब कुछ डेटा गिवन है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू फिर I आ जाएगा I माइनस 1 अपॉन में N-1 फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। N कितना है आपका, 2 लेंगे क्योंकि एसिड है, I अल्फा आपका आ चुका, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N-1, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तो ये N-1 हो गया, इससे आप क्या निकाल लेंगे, I की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस I को आपने यहाँ पे रख के डेल्टा TF की वैल्यू निकाल लेनी है। सो दैट इज द वे वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यू कैन टेक अगेन स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद सॉल्व करो, और कहीं कुछ इश्यूज आए तो मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि नो वरीज, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड कि जितना मैक्सिमम मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। तो आपने बिल्कुल आराम से लिख देना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है कि मैम मुझे यहाँ इश्यूज आ रहे हैं, ये करो, और जो भी आपकी अलग क्वेरीज हैं आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल हेल्प यू आउट, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा सोल्यूशन चैप्टर का होने वाला है, हमारा पूरा सिलेबस टॉपिक खत्म हो चुका है सोल्यूशन का, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि है सैंपल पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।
मतलब सैंपल पेपर क्या होता है बच्चे, सैंपल पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ठीक है। तो सैंपल पेपर एक्चुअली आपको बताता है कि किस तरह के क्वेश्चन आप फेस करने वाले हैं, क्या क्या कंडीशंस आपको वहां पे मिलने वाली हैं। तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए स्पेशल क्रिएट करने के लिए, तो आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू क्वेश्चंस ऑफ सैंपल पेपर्स चैप्टर वाइज, राइट। क्योंकि ठीक है आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, है ना, आपने कंसेप्ट सीख लिया, तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे, आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स कवर्ड, है ना, जिससे अब आपने सारी चीज कवर कर ली है, सारे लेक्चर आपने देख लिए हैं, सारी एनसीईआरटी आपकी हो गई है, एग्जाम्पलर अपने आप सॉल्व करो, फिर फाइनली बैठ के आपने जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसे आपने देखना है और उसके क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। तो आपको पूरा फील मिल जाएगा कि इस टॉपिक को करने के बाद आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसमें पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, तो यू कैन चेक इट आउट देयर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।